Hello everyone, welcome back to the channel. As you guys you must have seen through the thumbnail what we are going to discuss in this video. In this video we are going to discuss the most important topic of English grammar, that is figures of speech. जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम जो figures of speech हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. And this video is very important from the point of view of every teaching exam such as CTET, HTET, NVS, DT plus BKVS, whatever teaching exam you are going to appear. This topic is very much important. So without any further delay, let's start this topic. So the first question is, what are the figures of speech? Figures of speech होते क्या हैं? A figure of speech is a deviation from the ordinary use of words in order to increase their effectiveness. यानी जो figure of speech है is a deviation from the ordinary use of words. जब हम normal words का use करने से उससे हटकर कुछ इफ़ेक्टिव उसको बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ स्पीच के फिगर्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे हिंदी में हम अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं तो वैसे ही इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है सो दैट वी कैन मेक आवर स्पीच मोर इफ़ेक्टिव, ताकि हम जो हमारी स्पीच है उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें. बेसिकली इट इज़ ए फिगरेटिव लैंग्वेज. ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है दैट मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड और अ फ्रेज. ये एक ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज होती है जिसमें कोई मतलब सिंगल वर्ड होता है या फिर कोई एक फ्रेज होती है. इट मे बी ए सिमिली, ये एक सिमिली हो सकती है, मेटाफोर हो सकता है, पर्सोनिफिकेशन टू कन्वे द मीनिंग अदर देन द लिटरल मीनिंग, ताकि हम जो उसका लिटरल मीनिंग से दूसरा मीनिंग है उसको हम कन्वे कर सकें. तो आपको पता लग गया होगा फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? साधारण शब्दों से हटकर कुछ ऐसे जो प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल करना ताकि हम हमारी स्पीच को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें. तो वही होते हैं फिगर ऑफ स्पीच. इनमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच के नाम बताए गए हैं जैसे सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन. तो यही सब फिगर ऑफ स्पीच होती हैं. लेट्स डिस्कस ऑल दीज फिगर्स ऑफ स्पीच इन डिटेल. टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच के जो टाइप है वो देखिए. The figures of speech list is over 100, but some commonly used types are given along with example. वैसे तो these are in number 100. ये सैकड़ों की संख्या मिल जाएंगे, बट जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. देखिए सबसे पहला है सिमिली, जिसको हिंदी में उपमा बोलते हैं. इन सिमिली टू अनलाइक थिंग्स, जो दो अनलाइक यानी कि जो सेम नहीं है, दैट आर नॉट लाइक विद ईच अदर, जो एक दूसरे जैसी नहीं है. थिंग्स आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड, उन दो चीज़ों की तुलना की जाती है जो एक दूसरे जैसी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ लाइक अ फेयरी, वह एक फेयरी की जैसी है, वो एक परी की जैसी है. मतलब किसी लड़की की तुलना किसी परी से की गई है. अब कोई लड़की परी तो नहीं हो सकती. तो दो अनलाइक चीज़ों की तुलना की जाती है. अ सिमिली इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई वर्ड्स सच एज लाइक, सो, एज. जो सिमिली है उसमें ये तीन वर्ड हमको ज़रूर देखने को मिलती हैं. द फर्स्ट वन इज़ लाइक, सेकेंड वन इज सो एंड एज. जब जहाँ पर भी सिमिली का यूज़ हुआ मिलेगा वहाँ पर लाइक और एज और सो का जो यूज़ है वो ज़रूर देखने को मिलेगा. तो हम इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. जहाँ पर भी लाइक, सो, एज वर्ड आ जाए देन वहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है. सिमिली क्या होती है? तो एक प्रकार से तुलना करना, किसी की उपमा देना किसी को. सिमिली में टू अनलाइक थिंग्स की तुलना की जाती है और उसमें लाइक, सो, एज का प्रयोग होता है. लेट्स सी सम एग्जाम्पल. कुछ एग्जाम्पल देखिए इनके. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सी वाज एज स्लाई एज अ फॉक्स. वह एक लोमड़ी की जितनी स्लाई होता है, मतलब कि चालाक, बड़ा ही कनिंग, जिसका डिसीटफुल नेचर होता है. अब लोमड़ी कैसी होती है? बड़ा उसका धोखे भरा नेचर होता है. और स्लाई कनिंग होता है, इसका मीनिंग मतलब बहुत ही चालाक. वह लोमड़ी जैसी चालाक है. अब जो ये वर्ड है इसमें किसी लड़की की तुलना लोमड़ी से की गई है. और क्यों की गई है? अब देखिए इसकी तुलना हम कैसे पता चला कि इसमें सिमिली यूज हुई है? क्योंकि इसमें एज वर्ड यूज हुआ है. एज, लाइक, सो जैसे वर्ड इनमें यूज होते हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट नाइफ इज एज शार्प एज अ रेजर. जो ये चाकू है उसकी तुलना रेजर से की गई है, किसी ब्लेड से की गई है, एज शार्प एज. अब यहाँ पर एज वर्ड हुआ है तो हमको पता लग गया कि यहाँ पर सिमिली यूज हुई है. द नेक्स्ट वन इज ही इज एज सिक एज अ डॉग. वह कुत्ते जैसा बीमार है. तो एज वर्ड हो गया तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे सिमिली यूज हुई है अगेन. इट वॉज एज बिग एज एन एलिफेंट. किसी चीज़ की तुलना एलिफेंट से हुई है. एज जो सिमिली वर्ड है इससे हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं.
ही इज़ एज ब्राइट एज अ बटन, वह बटन जितना चमकदार है, जैसे बटन चमकता है वैसे ही वो चमकदार है। एज वर्ड जहाँ पर भी एज, लाइक, सो वर्ड देखने को मिले देन वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ही लुक्स लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, वह पानी से बाहर जैसी मछली की तरह दिखता है। तो यहाँ पे लाइक वर्ड है जो उससे हमको पता चल जाता है। सी स्लेप्ट लाइक अ लॉग, इट वॉज सॉफ्ट लाइक वेलवेट, मखमली जितना नरम है, ये मखमल से तुलना की गई है, लाइक वर्ड से पता चल जाता है। लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, जो ज़िंदगी है वो चॉकलेट के बॉक्स जैसी है, यहाँ पे लाइक वर्ड है अगेन। इट लीक्ड लाइक अ सीव, ये ऐसे लीक हो रहा है जैसे कि छलनी में से कोई भी चीज़ छन के आती है, वैसे लग रहा है कि, तो इसकी तुलना यूज हुई है वो एक सीव से हुई है और लाइक वर्ड से हमको पता चल जाता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है गाइस मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? रूपक, यानी कि रूपक क्या होता है ये? इट इज़ एन इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमिली, ये बड़ा ही अनौपचारिक और इम्प्लाइड यानी कि थोपा गया होता है, थोपी गई तुलना होता है एक प्रकार से। इन विच वर्ड्स लाइक एज सो आर ओमिटेड, और जो ये मेटाफर होता है फिगर ऑफ स्पीच, इसमें लाइक एज सो का यूज़ नहीं होता, ये बात हमने ध्यान में रखनी है। लाइक, सो और एज का प्रयोग सिर्फ सिमिली में होता है। अगर मेटाफर है तो उसमें मतलब थोपी हुई तुलना, मतलब एक प्रकार से किसी के ऊपर तुलना को थोप देते हैं। जैसे बोल दिया कि ही इज़ लायन, तो उसको ये नहीं बोला ही इज़ लाइक ए लायन, बस सीधा थोप दिया गया उसके ऊपर तुलना को कि वह एक शेर है। अब कोई शेर थोड़ी हो सकता है, उसकी तुलना की गई है शेर से, बट वो इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड सिमिली यानी कि थोपी गई तुलना है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ लाइक अ लायन, ये तो सिमिली है क्योंकि यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हुआ है, बट ही इज़ लायन ये मेटाफर है, वह शेर है। अब इसमें सीधे ही उसको ऊपर थोप दिया गया तुलना को, यानी कि ही इज़ ए लायन, वह शेर है। कोई भी इंसान शेर कैसे हो सकता है? इससे हमको पता चल रहा है कि जो ये तुलना उसके ऊपर थोपी गई है इम्प्लाइड सिमिली है और ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में यूज हुआ है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स मेटाफर्स आर अंडरलाइन, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मेटाफर्स को अंडरलाइन किया गया है। लेट्स सी ऑल दीज। द फर्स्ट वन इज माई मोम हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, मेरी माँ का जो दिल है वो सोने का है। अब किसी का भी दिल सोने का थोड़ी हो सकता है, मतलब कि इसके ऊपर इम्प्लाइड सिमिली का यूज हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच है जो इसमें वो मेटाफर है। माई फ्रेंड सिस्टर, मेरे फ्रेंड की सिस्टर शैरोन इज़ ए नाइट आउल, कि एक रात में जागने वाला उल्लू है। अब किसी की बहन उल्लू कैसे हो सकती है? यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच अगेन। माई हैंड्स वर आइसलेस बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, मतलब इसलेस हो गए हैं उसके जो हैंड्स हैं ठंडे मौसम की वजह से। अब किसी के भी जो हैंड्स है वो इसलेस कैसे हो, जो उसकी तुलना है उसके ऊपर थोप दी गई है, ये इम्प्लाइड सिमिली का एग्जाम्पल है। अगेन यहाँ पर भी मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू जस्ट हैव टू कंसिडर द वर्ल्ड एज अ स्टेज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, तुमने पूरे संसार को एक स्टेज समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही, उसके हिसाब से ही एक्ट करना है। तो संसार है जो स्टेज नहीं है, ये भी अगेन इम्प्लाइड सिमिली का एग्जाम्पल है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है यहाँ पर भी। दिलीप हैज़ अ स्टोन हार्ट, दिलीप का दिल पत्थर का है। अब किसी का दिल पत्थर का नहीं हो सकता, अगेन इम्प्लाइड सिमिली हैज़ बीन यूज्ड हियर इन दिस सेंटेंस, दैट्स वाई मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। द नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण, अलंकार जिसको बोल देते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज एन एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर, इंटेलिजेंस और करेक्टर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, जब निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं या कारणों का आरोप होता है तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। फॉर एग्जाम्पल इन सम फ्रेज वी यूज फ्यूरियस स्टॉर्म, द थ्रस्टी ग्राउंड एंड द पिटीलेस कोल्ड। सम अदर एग्जाम्पल्स आर लिटिल सोरोज, सिट एंड वीप, बोसेसियो। जो ये लाइन है लिटिल सोरोज, अब यहाँ पे सोरोज क्या है? दुख, दुख या उदासी को बोला गया, वो कैसे बैठ और रो सकती हैं, यानी कि यहाँ पर मानवीय करुणाओं और क्रियाओं, भावनाओं का आरोप हुआ है। दैट्स वाई जो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है वो इसमें यूज हुई है। नेक्स्ट है गाइज द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर। अब द सन किस्ड मी, अब जैसे देखा जाता है जो सूर्य का प्रकाश है उसके चेहरे के ऊपर आता है, देन किस्ड मी, जो सूर्य का प्रकाश है वो एक प्रकार से निर्जीव है, देन वो कैसे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी कर सकता है? तो यहाँ पर जो मानवीय क्रियाओं या भावना का आरोप है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। द फ्लावर्स डांस्ड, अब जो फ्लावर्स है वो डांस कर रहे हैं, अगेन यानी कि निर्जीव वस्तुओं पर सजीव
भावनाओं का या क्रियाओं का आरोप होता है। माई क्लोथ्स स्टूड सो इरेक्ट इफ समवन हैड ऑर्डर्ड देम टू स्टे इन अटेंशन एज सुन एज आई हैड आयरन्ड देम। जैसे ही मैंने अपने कपड़ों को आयरन किया, प्रेस की, इस्त्री की अपने कपड़ों पर, वो बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, इनकी सो इरेक्ट एज इफ, वो इतने सीधे खड़े हो गए कि जैसे किसी ने बोला उनको कि वो स्टे इन अटेंशन, की वो अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाएं। अब जो कपड़े वो कैसे खड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी मानवीय क्रियाओं का आरोप किसी निर्जीव वस्तु पर हो रहा है। तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच अगेन इन दिस सेंटेंस। आई फेल्ट लाइक द फूड कैप्ट कॉलिंग मी। मुझे ऐसा लगा कि जो भोजन है वो मुझे पुकार रहा था। भोजन कैसे पुकार सकता है? द स्टार्स वर स्पार्कलिंग एंड विंकलिंग। विंकिंग होता है आंख मारना। अब तारे कैसे आंख मारते हैं? अब वो तो सिर्फ स्पार्कल कर सकते हैं, चमक सकते हैं, ट्विंकल कर सकते हैं, टिमटिमाते हैं, बट हाउ दे कैन विंक होता है आंख मारना। ये एक मानवीय क्रिया है, और जब निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। नेक्स्ट है गाइस मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या होता है? लक्षणांकार। मेटोनिमी इज मीन्ड फॉर अ चेंज ऑफ नेम, यानी कि किसी का नाम बदल कर जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मेटोनिमी यूज़ होता है। मेटोनिमी इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द थिंग नेम्स फॉर अदर थिंग। जब किसी एक चीज़ के लिए, एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका नाम दूसरी चीज़ को दिया जाता है। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको देख कर आपको पता चल जाएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेटोनिमी इस वर्ड में ही आ गया निमी, यानी कि इसको आप नेम से रिलेट कर सकते हो और ऐसे ही इसको याद कर सकते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। जो पेन है वो तलवार से ज़्यादा माइटियर है, ज़्यादा शक्तिशाली है। अब पेन कैसे शक्तिशाली हो सकता है तलवार से? अब कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब जो कलम है, कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है, सभी को पता है, क्योंकि जो कलम से लिखी हुई चीज़ है, कोई भी जैसे लिटरेचर है, वो सालों साल तक अमर रहता है। किसी भी कवि के या फिर उपन्यासकार के जीवित न होने के बावजूद, उसके मर जाने के बाद, आफ्टर हिज डेथ, जो उसकी रचनाएं हैं उसके बारे में हमको याद दिलाती हैं, वो हमारे बीच अमर रह जाता है। तभी से कहा जाता है कि जो कलम होती है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो यहाँ पे पेन का लिटरल मीनिंग लिया गया है, और इसी वजह से यहाँ पर मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच है। फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव, पालने से ग्रेव तक, यानी कि जब क्रैडल होता है पालना, जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है, ग्रेव होता है कब्र। फ्रॉम चाइल्डहुड टू डेथ, यानी कि क्रैडल में कब होता है? जब बचपन होता है, और ग्रेव में कब होता है? जब उसकी डेथ हो जाती है। फ्रॉम चाइल्डहुड टू डेथ। आई हैव नेवर रेड मिल्टन। मैंने कभी भी मिल्टन को नहीं पढ़ा। तो इसमें मिल्टन नाम उसके कवि के नाम को नहीं बताया गया, इसमें पोइट के नाम को नहीं बताया गया। इसमें जो मिल्टन का मीनिंग है द वर्क्स ऑफ मिल्टन, यानी कि मिल्टन की जो भी रचनाएं हैं, उसकी जो भी कृतियाँ हैं, उसकी जो पोइम्स हैं, उसको नहीं पढ़ा मैंने। मिल्टन का जो प्रयोग है, सेंस, वो मेटोनिमी यहाँ पर यूज़ हुई है। तो नेक्स्ट देखिए गाइस कुछ एग्जाम्पल। अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ मेटोनिमी इज इम्पोर्टेंट। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। एवरी टाइम यू हियर द वर्ड पेन, जब हर बार तुम जो ये पेन वर्ड सुनोगे, इट इज़ नॉट नेसेसरली अ स्टैंड इन द रिटन वर्ड। हमेशा से ये कोई रिटन वर्ड को भी स्टैंड नहीं करता। समटाइम अ पेन इज जस्ट अ पेन, कई बार ये सिर्फ पेन के लिए भी यूज़ हो सकता है। लुक फॉर द कंटेक्स्ट क्लूज इन द सेंटेंस टू हेल्प यू decide if the word is simply a word or if it is a representation. These examples include metonymy. कुछ examples हैं जिन्हें metonymy figure of speech का यूज़ हुआ है। The possible object or concepts for which it could fill in an example sentence to further enhance your appreciation and understanding of the term. कई बार जो पेन का वर्ड है वो सिर्फ रिटन वर्ड से नहीं लिया जाता। पेन का मतलब सिर्फ कई बार पेन भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखिए इसके, इससे आपको इनका कंटेक्स्ट जो क्लियर हो जाएगा। जैसे क्रोन है, क्रोन का मतलब क्या होता है? ताज, यानी कि जो सिर के ऊपर पहना जाता है, मुकुट, एक प्रकार से ताज। इन प्लेस ऑफ अ रॉयल पर्सन, इसका यूज हो सकता है। वी विल स्वेयर लॉयल्टी टू द क्राउन, हम कसम खाते हैं कि हम क्राउन के प्रति, यानी कि ताज के प्रति लॉयल्टी रखेंगे। अब जो क्राउन वर्ड है इसमें सिर्फ मुकुट के प्रति नहीं, पूरे साम्राज्य के प्रति, उसके राज्य के प्रति हम लॉयल्टी रखेंगे कि ईमानदारी से हम रहेंगे। तो इस प्रकार से इसका कंसेप्ट को आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। इट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू सम इनएनिमेट थिंग और सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज इफ इट वर लिविंग
person or some absent person if it were present। इसका जो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है, किसी को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, बॉयज मदर लव्ड हिम वेरी मच। जो लड़के की माँ है उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, तो यहाँ पे जो है वो अपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है। अपोस्ट्रोफी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये किसी फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ यूज टू एड्रेस समवन हु इज़ एब्सेंट और ऑलरेडी डेड। इसका प्रयोग किसी ऐसे इंसान के लिए किया जाता है जो एब्सेंट है, अनुपस्थित है या फिर पहले ही मर चुका है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एड्रेस एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडिया। इसका प्रयोग किसी भाववाचक, किसी भाव, गुण या किसी विचार को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है। एंड इवन अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और निर्जीव वस्तु को एड्रेस करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखिए इसके। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल एंड दो आर्ट नॉट सो। अब यहाँ पे डेथ है, डेथ को बोला गया कि आप इतना प्राउड मत करो, आप अपने ऊपर इतना घमंड मत करो कि तुम सभी को अपने साथ ले जाती हो। माइटी एंड ड्रेडफुल कि तुम इतनी शक्तिशाली और भयानक हो। एंड दो आर्ट नॉट सो, जबकि तुम्हारा इतना भी मतलब ठीक नहीं है। द अबव लाइन्स आर फ्रॉम द सोनेट, ये सोनेट से ली गई हैं। डेथ बी नॉट प्राउड बाई जॉन डन, जो कि जॉन डन की है। ही एड्रेसेस डेथ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन द सोनेट। वो डेथ को इसमें एड्रेस कर रहा है जो कि एक भाववाचक, एक प्रकार से एक आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट है वो, दैट इज नॉट कंक्रीट, ये अमूर्त विचार को ये संबोधित कर रहा है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। बी दो स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, अब यहाँ पे स्पिरिट को एड्रेस किया जा रहा है। और गाइस इसकी एक और पहचान है, यहाँ पे आपको ये मार्क देखने को मिलेगा, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोला जाता है। डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर हियर ओ हियर, मे द सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी टर्न्ड अवे टू नाइट, ओ जजमेंट, अब यहाँ पे जजमेंट को, ओ सॉलिट्यूड को एड्रेस किया जा रहा है, यानी कि एड्रेस है जो इसमें वो यूज़ होती है। दैट सेजेस हैव सीन इन दाई फेस। नेक्स्ट है गाइस हाइपरबले। हाइपरबले होता है अतिशयोक्ति, यानी कि जब हम किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कोई बात बोलते हैं। हाइपरबले इज अ स्टेटमेंट मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को जब प्रभावशाली बनाया जाता है कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलकर। फॉर एग्जाम्पल, वर्चूज आर सेंट्स ऑफ द सोल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू दिस 20,000 टाइम, मैं 20,000 बार तुमको ये बता चुका हूँ। तो कोई पॉसिबल है ये चीज़ किसी को कि 20,000 बार कोई बात बताई जाए? तो ये क्या हुआ, एग्जेजरेशन हुई है, हाइपरबले का यूज़ हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखिए गाइस, इन मोर सिंपल वर्ड्स, हाइपरबले। अ हाइपरबले इज अ स्टेटमेंट दैट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। इसको एम्फेटिक बनाया जाता है ओवर स्टेटमेंट यूज़ करके। दे हैव गोट टन्स ऑफ मनी, कि उनको जो पैसा है वो टन की संख्या मिला है, टन में मिला है। वी हैव गोट लोड्स ऑफ टाइम। द रेन वॉज कमिंग डाउन इन बकेट्स। अब बाल्टियों में थोड़ी बारिश होती नहीं, इसका मतलब कि बहुत भारी बारिश हो रही है, लेकिन बकेट्स, डाउन इन बकेट्स बोल के उसको एग्जेजरेट किया गया है, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है। वाई मैन इफ़ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फील इट विद टीयर, कि क्यों आदमी बोल रहा है कोई इसमें कि यदि नदियाँ खाली होती तो मैं उनको रो रो कर भर देता। अब इतना थोड़ी कोई रो सकता है कि नदियाँ ही भर देगा, ये भी एग्जेजरेशन है। O Hamlet, thou hast cleft my heart in twain. I loved Ophelia, 40,000 brothers could not. मैं ओफीलिया को इतना प्यार करता हूँ, उसके 40,000 भाई भी उसको इतना नहीं कर सकते। कोई इतना थोड़ी, मतलब कि जब किसी भी स्टेटमेंट में हमको ये बात लगे कि कोई किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कोई बात बताई गई है, तो वहाँ पर हाइपरबले का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है गाइस एंटीथेसिस। अ स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट मेड इन द सेम सेंटेंस इज नोन एज एंटीथेसिस। यदि किसी एक ही सेंटेंस में स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट, यानी कि दो बातें अपोजिट बताई जाएं एक ही सेंटेंस में, तो वहाँ पे एंटीथेसिस होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, किसी बात पर बल देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। अब मैन उद्देश्य बनाता है और जो गॉड है उनको डिस्पोज कर देता है, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, कॉमा लगा के उनको अलग कर दिया गया। स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट यहाँ पे शो हो रही है। दे लाफ बेस्ट हु लाफ लास्ट। गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, या तो मुझे आज़ादी दो या फिर मुझे डेथ दो। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई चॉइस। हर एक आदमी को कान दो अपने, कि हर एक की बात सुनो, लेकिन बट फ्यू दाई वॉइस, लेकिन किसी का साथ मतलब सिर्फ सिलेक्टेड लोगों का ही तुम साथ दो। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड।
यानी कि एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट बातें बताई जाएं। टू एरर इज़ ह्यूमन, गलती करना मानवीय है। टू फॉरगिव डिवाइन, और जो माफ़ करना है वो एक प्रकार से दैविक है। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, बहुतों को बुलाया जाता है लेकिन कुछ ही का सिलेक्शन होता है। सो गाइस, ये था एंटीथेसिस। हाइपरबोले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाइपरबोले का एक और एग्जांपल देखिए, आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ। आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं घोड़े को भी खा जाऊंगा। अब कोई इतना भूखा कैसे हो सकता है कि घोड़े को ही खा जाए, तो यहाँ पर हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है गाइज स्नेक्डोशी। स्नेक्डोशी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाई मीन्स ऑफ अनदर। हेयर अ पार्ट इज यूज टू डेजिग्नेट द होल और द होल टू डेजिग्नेट अ पार्ट। अब यहाँ पे किसी पूरे अंश को समझने के लिए एक वर्ड का, फिर एक वर्ड को समझने के लिए पूरे अंश का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द वाइसराय, मेरे पास वाइसराय है। अब वाइसराय थोड़ी हो सकता है। ऑफर योर हैंड इन मैरिज, लव द मैन, ऑल हैंड्स एट वर्क। ऑल हैंड्स है, सो इसमें मजदूरों के समूह से लिया गया है। ऑल हैंड्स, इनकी जो ये वर्ड है वो मजदूरों के पूरे समूह को वो डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट है गाइज यूफेमिज्म। बाय यूजिंग द यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का प्रयोग करके वी स्पीक इन एग्रीएबल एंड फेवरेबल टर्म्स ऑफ सम पर्सन। जब हम इसका यूफेमिज्म का प्रयोग करते हैं तो हम सहमति एक प्रकार से दिखाते हैं किसी भी पर्सन के प्रति। ऑब्जेक्ट और इवेंट विच इज ऑर्डिनरी कंसिडर्ड अनप्लीजेंट और डिसएग्रीएबल, यानी कि यूफेमिज्म एक प्रकार से शब्दों का ही हेर फेर होता है। जब हम बिल्कुल एग्रीएबल वर्ड्स के रूप में अपनी सहमति दिखाते हैं उस चीज़ के प्रति जो कि डिसएग्रीएबल है, यानी कि उसको अनप्लेजेंट है, डिसएग्रीएबल है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ टेलिंग अस अ फेयरी टेल, वह हमको एक फेयरी टेल सुना रहा है। फेयरी टेल क्या होता है? परियों कथा। परियों कथा कैसी होती है? झूठ, एक प्रकार से अ लाई। अब किसी को ये बोलने से अच्छा ही इज़ टेलिंग अ लाई, ये बोलने से अच्छा ही इज़ टेलिंग अस अ फेयरी टेल, कि वो हमको एक फेयरी टेल सुना रहा है, ये कहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जबकि ये कहने के कि ही इज़ टेलिंग अ लाई, कि ये झूठ बोल रहा है या फिर ये परियों कथा सुना रहा है। तो एग्रीएबल वे में हम अपनी जो फीलिंग्स है वो यूज़ करते हैं। ही हैज़ फॉलन अस्लीप, वह सो चुका है। अब ही इज़ डेड, मीनिंग तो इसका यही है कि वह मर चुका है, लेकिन ये बात कहने में इसको हम एग्रीएबल वे में एक्सप्रेस करने के लिए यूफेमिज्म का प्रयोग करते हैं, और यही होता है यूफेमिज्म का प्रयोग। आयरनी और सार्केज्म, ये होता है व्यंग्य करना। इन दिस मोड ऑफ स्पीच, इस प्रकार की स्पीच में द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड और ऑफ कोबलर हैज़ नो शू, यानी कि व्यंग्य करते हैं हम, किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं जब अब सार्केज्म या आयरनी होती है। द चाइल्ड ऑफ कोबलर, कोबलर कौन होता है? जो जूते ठीक करता है, मोची, यानी मोची के बच्चे के पास ही जूते नहीं है। कि कितने व्यंग्य की बात है, जो मोची दुनिया भर के लोगों के जूतों को ठीक करता है, उनको रिपेयर करता है, उसके ही बच्चे के पास जूते नहीं है। देन यहाँ पर आयरनी और सार्केज्म फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। नेक्स्ट है गाइस ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है विच कंबाइंस टू सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी और इनकॉन्ग्रुएंस, जो कि इनकंसिस्टेंट हैं, वर्ड्स फॉर शार्प एम्फेसिस और इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ की जाते हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, विरोध में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफुली गुड, अब कोई चीज़ ऑफुल भी है और गुड भी है। अलोन टुगेदर, अलोन मीनिंग होता है अकेला और टुगेदर एक साथ। साइलेंट स्क्रीम, साइलेंट होता है शांत और स्क्रीम होता है चिल्लाना। अब देखिए, ऑर्गेनाइज्ड होता है बिल्कुल अच्छी तरह से सजा सजाया कुछ, मैस होता है गड़बड़ी वाला, ऑर्गेनाइज्ड मैस। फॉल्स झूठा, ट्रूथ सच्चा। अब दो अपोजिट चीज़ों को एक ही उसको पेयर बना करके यूज़ किया जाता है। फ्रेंडली फाइट, मित्रतापूर्वक लड़ाई। अब जब मित्रतापूर्वक है तो लड़ाई कैसे होगी? अगर लड़ाई है तो मित्रतापूर्वक कैसे हो गई? डार्कनेस विजिबल, अंधेरे में भी देखा जाने वाला। मेक हास्ट स्लोली, लविंग हेट। तो इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है गाइज लाइटोडेज, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ट्रांसक्रिप्शन है ये इस वर्ड की, लाइटोडेज। इट इज़ द अपोजिट ऑफ हाइपरबले, ये हाइपरबले की अपोजिट होती है। जैसे हमने हाइपरबले में पढ़ा था कि हम ओवर स्टेटमेंट यूज़ करके किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। हेयर एन एफर्मेटिव इज कन्वेड बाय नेगेशन ऑफ द अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, सी वाजंट अ बैड डांसर, कि वह बुरी डांसर नहीं थी, यानी कि वो अच्छी डांसर थी। यानी कि ये हाइपरबले की अपोजिट है। नॉट अनहैप्पी,
कि मैं ना खुश नहीं हूँ यानी कि खुश हूँ। नॉट अ बैड सिंगर, इतने बुरे भी सिंगर नहीं हो यानी कि अच्छे सिंगर हो। ही इज़ नॉट लार्ड, आई एम नॉट अ लिटल, ही इज़ नॉट अ बैड सोल्ट, यानी कि नेगेटिव सेंस में दिखाया जाता है किसी पॉजिटिव थिंग को। नेक्स्ट है इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन क्या होती है, यानी कि किसी के ऊपर प्रश्नवाचक, यानी कि उसमें इंटेरोगेटिव यूज होता है। दिस इज अ रेटरिकल मोड ऑफ अफर्मिंग और डिनाइंग समथिंग मोर स्ट्रांगली देन कुड बी डन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। किसी साधारण भाषा में हम इसको नहीं बोल सकते, लेकिन जब इंटेरोगेशन यूज करते हैं देन उसको हम किसी चीज़ को डिनाइंग करते हुए मोर स्ट्रांगली बोल देते हैं। हु इज हियर सो बेस दैट वुड बी बॉन्डमैन, हु इज हियर सो रूड दैट वुड नॉट बी अ रोमन, हु इज हियर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है गाइज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया होता है एक प्रकार से द फैक्ट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग साउंड सिमिलर टू द नॉइज। ऐसे वर्ड्स जो उस नॉइज के बिल्कुल सिमिलर होते हैं जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड हुज साउंड इज मेड टू जस्ट और इको द सेंस एज इन कुक्कू। जैसे कुक्कू है वो कैसे बोलती है, कुकू करके बोलती है। बैंग जो साउंड है, ग्राउल, हिस, बज, पॉप, पॉप की साउंड है, जैसे पटाखे की साउंड होती है उसको पॉप बोल के हम, मतलब कि जो द फैक्ट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग साउंड सिमिलर टू द नॉइज दे डिस्क्राइब, यानी कि जो वर्ण हैं बिल्कुल उनके जैसे ही उनकी साउंड होती है जैसे वो डिस्क्राइब करती हैं। द मोन ऑफ डॉव्स इन इमेमोरियल एम्स ऑफ मरमर। मरमर होता है एक प्रकार से बड़बड़ाना। इन न्यूमरेबल बीज, मधुमक्खियों का मरमर करना, वो मरमर करती रहती हैं। रैंड द ट्रेमेंजस साउंड टू योर ईयर्स असंडर विद गन्स, ड्रम, ट्रम्पेट, ब्लंडरबस एंड थंडर। तो ये ओनोमेटोपिया की साउंड, मतलब ये साउंड से रिलेटेड है और ये ऐसे ही साउंड को मैंने कि सिमिलर टू द नॉइज जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं उनकी जैसे ही इनकी साउंड होती है। नेक्स्ट है गाइस सर्क्यूमलोक्शन। ये होता है सर्क्यूमलोक्यूशन होता है मतलब किसी बात को घुमा फिरा कर बोलना। दिस कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सम फैक्ट और आइडिया इन अ राउंड अबाउट वे इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग इन एट वंस। एक बार में कहने की बजाय किसी बात को घुमा फिरा कर कहना। द व्यूलेस कुरियर्स ऑफ द एयर। व्यूलेस यानी कि इसको देख नहीं सकते, कुरियर्स ऑफ द एयर यानी कि वाइंड, हवा को नहीं देख सकते। दैट स्टेटमेंट ऑफ हिज, उसकी स्टेटमेंट वाज प्योरली एन एफर्ट ऑफ इमेजिनेशन। ये उसकी कल्पनाओं की ही एक, उसकी कल्पनाओं का ही एक प्रयास था, तो वो एक फिक्शन है यानी कि काल्पनिक है। टोटोलॉजी और प्लेोनिज्म, ये क्या होता है, अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ एन आइडिया यूजिंग डिफरेंट वर्ड। अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके हम अननेसेसरी यानी कि जो जरूरी नहीं है वो रेपिटेशन यूज़ करते हैं। टोटोलॉजी इज मीन्ट फॉर रिपीटिंग द सेम फैक्ट और आइडिया इन डिफरेंट वर्ड। किसी एक ही विचार को या किसी एक ही तथ्य को अलग अलग शब्दों में रिपीट करना टोटोलॉजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द प्रिविलेज एंड बर्थ राइट ऑफ एवरी मैन टू एक्सप्रेस हिज आइडिया विदाउट फियर। अब यहाँ पे जो प्रिविलेज और बर्थ राइट दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, एक प्रकार से ही जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि कोई भी इंसान अपने विचारों को बिना किसी डर के एक्सप्रेस करे। तो जो यहाँ पे टोटोलॉजी यूज हुई है, इधर इट विल रेन टुमारो और इट वॉन्ट रेन, कि या तो कल बारिश होगी या फिर नहीं होगी। सी इज़ ब्रेव और सी इज़ नॉट ब्रेव, कि वह बहादुर है या तो बहादुर नहीं है। तो यानी कि घुमा फिरा के मतलब अननेसेसरी रेपिटेशन किया गया कि वह तो ब्रेव है या ना तो ब्रेव नहीं है। तो ये होता है टोटोलॉजी। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो दैट इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड द टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच। यदि if you have any doubt related to this topic, then please let me know through the comment box, and if you like the video then don't forget to like and share the video. Also make sure to subscribe our YouTube channel, press the bell icon also so that you can get the notification whenever we upload any another educational video. Bye bye, have a nice day, thanks for watching the video.